गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? वेलकम टू ट्रेडिंग की बात। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और एपिसोड और जो आज के हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। 3 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा है विप्रो में और इन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करी 2017 में। हमारे आज के गेस्ट का नाम है कपिल अग्रवाल। कपिल हमारे साथ आज बात करने वाले हैं ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं बात करने कपिल से। हाय कपिल, वेलकम टू ट्रेडिंग की बात। कैसे हैं आप? हेलो अर्जुन। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? सब बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? अच्छी चल रही है अर्जुन ट्रेडिंग। अप्स एंड डाउन्स तो ट्रेडिंग का पार्ट है और ये फरवरी मंथ काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का मिक्सचर चल ही रहा है। तो अच्छा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जब बुरे दिन होते हैं ट्रेडिंग में, और जब अच्छे दिन होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हाँ, जो हमने सीखा था शायद वो हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। कपिल, आए जितना जानता हूं मैं, यू आर ऑल्सो सिस्टमैटिक ट्रेडर। हाँ, मैं फुली सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ। मैंने डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग अर्ली ऑन इन माय ट्रेडिंग करियर ट्राई करी थी, बट मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा। तो एज ऑफ नाउ आई एम अ फुली सिस्टमैटिक ट्रेडर। कपिल, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का ज़माना है और हमारे जो व्यूअर्स हैं ये बहुत उत्सुक हैं आपसे सीखने के लिए। तो क्या रहेगा आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन? आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रेडिंग माइंडसेट। देखिए, क्या होता है कि हम लोग सब स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बस स्ट्रैटेजी मिल जाए, बाकी तो मैं सब कुछ कर लूंगा। मगर एक्चुअली जब स्ट्रैटेजी हम बना लेते हैं तो असली गेम वहां से स्टार्ट होता है कि हम जब स्ट्रैटेजी को स्केल अप करते हैं या स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हैं, जब उसमें हमें लॉसेस बियर करने पड़ते हैं, तब जो हमें डिफिकल्टीज आती हैं, वहाँ जो असली गेम है वो माइंडसेट का है। और वहाँ हम लोगों के लिए सफल होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लॉन्ग टर्म अपने ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्ट्रैटेजी के बाद माइंडसेट का रोल शुरू हो जाता है एंड स्ट्रैटेजी का सक्सेस ही इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। तभी शायद इतना डिफरेंस आ जाता है। दो लोगों में जो सेम स्ट्रैटेजी चला रहे हैं उनके रिजल्ट्स में भी बहुत अंतर आ जाता है। तो कपिल, क्या रहता है ये माइंडसेट का रोल? किन बातों का आप ध्यान रखते हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम अपने उसमें अप्लाई कर सकते हैं आपसे सीख के? ज़रूर, मैं एक प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ अपने लिसनर्स के लिए, और मैं उसे शेयर करना चाहूँगा, और उसके माध्यम से मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और बेटर कर सकते हैं, और अपने बुरे वक्त में, ड्रॉडाउंस में, या फिर जब अच्छा भी चल रहा है सिस्टम, तो कैसे हम कोप अप कर सकते हैं जिससे कि हम अपने सिस्टम्स को और बेहतर बनाएं और मेंटली प्रिपेयर्ड रहें एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। तो ये प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने अपनी ऑडियंस के लिए, जिसमें हम ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। और ट्रेडिंग माइंडसेट पे शुरू करने से पहले कुछ एक स्टैट्स हैं जिससे मैं अपने यूजर्स को अवगत कराना चाहता हूँ। ये स्टैट्स से हमें डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें समझने की ज़रूरत है कि कैसे हमें बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। तो अभी रिसेंटली सेबी ने एक रिपोर्ट रिलीज करी। उसमें सेबी का ये कहना था कि 89% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, जैसे कि आप और मैं हैं, तो 89% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स इक्विटी और एफएनओ सेगमेंट में लॉस बनाते हैं। केवल 11% ही हैं जो कुछ प्रॉफिट, मतलब 1 रुपए भी प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो राइट। ऐसा नहीं है कि 89% के पास स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी तो आप यूट्यूब पे आज एक डालेंगे तो आपको 100 स्ट्रेटजी मिल जाएंगी, बट बहुत सारे लोगों के पास एक करेक्ट माइंडसेट नहीं है जिससे कि वो ट्रेड कर सकें और प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। तो ये मैंने इसलिए एक स्टैट आपको दिया है, और एक और स्टैट मैं आपको देना चाहूँगा जो कि इसी सेबी की रिपोर्ट में हमें मिला है, जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि टॉप 1% जो ट्रेडर हैं वो 51% प्रॉफिट बनाते हैं। तो मतलब मेजर जो चंक प्रॉफिट्स का है वो टॉप 1% ही ट्रेडर्स बनाते हैं। राइट। तो राइट। मुझे लगता है कि अगर हमें एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, अगर हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो शायद इस टॉप 1% में कहीं ना कहीं होना चाहिए। मगर राइट।
मैं ये भी कहूँगा कि इसके लिए हमें किसी रैट रेस या भगदड़ में होने की ज़रूरत नहीं। बस हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। करेक्ट माइंडसेट से स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है और हम खुद ब खुद इस टॉप 1% में आ जाएंगे। हमें किसी रैट रेस में या भागा दौड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं। तो आई ये थिंक ये जो स्टैट्स आपने शेयर किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूर से ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन बहुत बढ़िया लगता है एंड लोगों को सिर्फ इसके पॉजिटिव्स दिखते हैं, स्पेशली कि यहाँ पे बहुत पैसा बनाया जा सकता है। बट जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड, मैं ये बोलूँगा। एंड जैसा कि आपने कहा, यहाँ पे साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बिना उसके आप इस 1% या टॉप 5% में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। ज़रूर अर्जुन, आपने बहुत सही कहा। और इसी के लिए मैंने एक वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स हैं, वेल नोन ट्रेडर्स हैं, रिचर्ड डेनिस। उनका एक कोट है जो मेरा बहुत फेवरेट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कोट क्या कहता है कि अगर मैं अपने रूल्स, जो ट्रेडिंग रूल्स हैं, वो कहते हैं, रिचर्ड डेनिस कहते हैं, अगर मैं अपने ट्रेडिंग रूल्स न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दूँ तो भी लोग फॉलो नहीं करेंगे। जो सफलता की चाबी है, जिससे आप सफलता पा सकते हैं ट्रेडिंग में, वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि ट्रेडिंग रूल से कोई सफलता नहीं पाता, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जब आपके पास होगी तभी आप सफल हो सकते हैं। और अब आगे की स्लाइड्स में हम समझेंगे कि कैसे हम इस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को अपने रूटीन में ला सकते हैं, जिससे कि हम एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर बना सकें। तो एलियट किपचोगे हैं, जो कि एक फास्टेस्ट मैराथन रनर इन द वर्ल्ड हैं, उन्होंने डिसिप्लिन के बारे में कुछ कहा है। मैं चाहूँगा आप लोग भी सुने और समझें। मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा है, वो होप सो आप लोग भी कुछ इससे ज़रूर सीख पाएंगे। But only the disciplined ones are free in life. If you are in discipline, you are a slave to your moods. There is a sign. The best time to plant a tree was 25 years ago. But the second and the best time to plant a tree of self-discipline is today. तो जैसा कि अर्जुन, क्या होता है कि हम अपनी जनरल लाइफ में क्या सोचते हैं कि अगर हम एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए हम सुबह को रोज टाइम पे उठ रहे हैं या फिर हम रोज एक काम डिसिप्लिन से कर रहे हैं, तो हमारी थिंकिंग इन जनरल क्या बनी हुई है कि हम मतलब उसमें फंस गए हैं या फिर हम फ्री नहीं हैं। मगर एलियट किपचोगे ने इस बात को बिल्कुल पलट दिया और इसका दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप बंधे हुए हो। आप बंधे हुए अपने मन से, आप बंधे हुए हो अपने इमोशंस से। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, और जब माइंड कंट्रोल कर रहा है तो माइंड कल को क्या कहेगा कि आज ट्रेडिंग का मन नहीं है, आज लग रहा है मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है तो आज ट्रेड नहीं करते। बट जैसे जैसे हमारे अंदर डिसिप्लिन आएगी तो हम क्या करेंगे, माइंड को हम कंट्रोल करने लगेंगे, और जब हम माइंड को कंट्रोल करने लगेंगे तो हम इजीली डिसिप्लिन में रह के चल सकते हैं। और धीरे धीरे अपने हर फैसेट ऑफ लाइफ में डिसिप्लिन अगर हम लाएंगे तो ट्रेडिंग में भी हम डिसिप्लिन बहुत आसानी से हो सकते हैं। आई थिंक बहुत अच्छी बात कही है आपने, द रोल ऑफ डिसिप्लिन। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं जब वो मार्केट्स में आते हैं। क्योंकि एक एक व्यू ये भी रहता है कि मार्केट्स में आए हैं तो कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, कभी भी काम कर सकते हैं, कभी बीच पे बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा व्यू देता है आपको कि ट्रेडिंग जो है वो बहुत आसान है, कहीं से भी करी जा सकती है, जब मन हो करी जा सकती है। बट कपिल, यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर, आपको पता है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है जब मन करे, जब जो जी चाहे तब आप वो कर लो। नहीं, एक सेट पैटर्न होना चाहिए, एक एक क्राइटेरिया ऑफ रूल्स, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए आपका अपने लिए, तभी सक्सेस मिलता है। ज़रूर। अब और आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किन पैरामीटर्स पे काम कर सकते हैं जो हम डिसिप्लिन हो पाए। तो हमने विटामिन सुने होंगे, तो
विटामिन ए सुना होगा, विटामिन डी सुना होगा, क्या आपने विटामिन एन सुना है अर्जुन? नो लॉस। हाँ, मतलब नो से ही मतलब है विटामिन एन का। चलिए आइए वीडियो के माध्यम से देखते हैं, फिर मैं इस पे और बात करूँगा। When you say self-discipline, what exactly do you mean by that? The rule number one is to get vitamin N. Vitamin N. Yes. That's the rule number one. You need to inject yourself with vitamin N. N is for? N is to learn to say no. That's a vitamin. Yeah. That's how to get self-discipline. Secondly is setting your priorities right. Thirdly is avoid complaining. तो जैसा कि एलियट ने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि ना कहना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप अपने डेली रूटीन में 100 काम करना चाहेंगे तो 100 काम तो आप डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। आपको कुछ ज़रूरी काम चूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हैं कि ट्रेडिंग मैं करूँगा, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज करते हैं तो सुबह मैं एक्सरसाइज करूँगा। तो कुछ ज़रूरी काम आपको चूज़ करने पड़ेंगे और उन्हें ही आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने अटेंशन को, अपने माइंडसेट को डाइवर्ट करेंगे तो आपके जो मेन काम है उस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि आपको क्या है कि कंप्लेनिंग से बचना है। हम एज ए ट्रेडर क्या है कि मार्केट को कंप्लेन कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी को कंप्लेन कर रहे हैं, ट्रेडर को कंप्लेन कर रहे हैं, ट्रेनर को कंप्लेन कर रहे हैं। तो कंप्लेनिंग से क्या होता है कि हमारी एनर्जी लो हो जाती है और हम अपनी मेन चीज़ को फोकस नहीं कर पाते। तो हम अगर अपने फोकस को इंटैक्ट रखेंगे तो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। वेल सेड। नेक्स्ट अर्जुन, एक मेरी बहुत फेवरेट बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैं चाहूँगा कि हर ट्रेडर को या फिर जो ट्रेडर नहीं भी हैं उन्हें भी ये बुक रीड करनी चाहिए। मॉर्गन हाउसेल ने ये बुक लिखी है और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट कोट है जो मैंने अपनी ट्रेडिंग करियर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। वो कोट क्या कहता है? रिस्क इज व्हाट्स लेफ्ट ओवर व्हेन यू थिंक यू हैव थॉट ऑफ एवरीथिंग। मतलब इन जनरल हम क्या कहते हैं कि रिस्क वो है, जैसे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, 200 रुपये का ऑप्शन बेचा, 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो 100 रुपये का रिस्क है। बट वो तो हमारा एक नोन रिस्क है। बट असल रिस्क वो है जो कि जिसके बारे में भी हम सोच भी नहीं पाए हैं। तो हमें क्या करना है एज अ ट्रेडर, क्योंकि डिसिप्लिन में बहुत रहना ज़रूरी है तो रिस्क कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एज अ ट्रेडर हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोसेसेस को हमें रिफाइन करना है, जिससे कि जो अननोन वाला रिस्क है कि जो हमें पता नहीं है वो रिस्क कम हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज ए ट्रेडर। तो अर्जुन, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने इस कोर्स से लर्न करके इम्प्लीमेंट करी है कि कैसे मैं अपने रिस्क को कम से कम कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस लगाना, एल्गो चलाना, ये तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हमें रिस्क पता है। जो अननोन रिस्क हैं जो हमारे आ सकते हैं उनको कैसे हम टैकल करें जिससे कि हम ज़्यादा लॉस ना कर बैठे किसी अननोन रिस्क की वजह से। तो जो रिस्क मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की है वो ये है कि सबसे पहले मैं ब्रोकर ऐसा चूज़ करता हूँ कि जिसके डाउन होने के चांस बहुत कम हो। तो एज अ कस्टमर हमारे पास काफ़ी चॉइसेस रहती हैं कि हम किस ब्रोकर के साथ जाएं, कम पैसे जो लेता है या जो ज़्यादा पैसे लेता है या बहुत ज़्यादा पैसे लेता है। वो जो कॉस्टिंग है वो अपना एक अलग इशू है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी मैं देना चाहूँगा ऐसे ब्रोकर को जिसके लिए मुझे डाउन होने के चांसेस सबसे कम रहे। बट क्या है कि कोई भी ब्रोकर या कोई भी वेबसाइट आज की डेट में भी 100% हमें अप टाइम प्रॉमिस नहीं कर सकती। हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि कभी भी ब्रोकर या कोई वेबसाइट डाउन हो सकती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ पर्सनली कि अपना 1-2% कैपिटल एक डिफरेंट ब्रोकर में रखता हूँ, जिससे कि एज जनरली मैं मोस्टली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो अगर मेरा ब्रोकर डाउन हो जाता है तो मैं उस 1-2% कैपिटल से जो मेरे स्टॉप लॉसेस हिट के नज़दीक है या जो स्टॉप लॉसेस हिट हो गए तो उनके लिए ऑप्शन बाय करके मैं अपना रिस्क कंट्रोल कर सकता हूँ।
अच्छा, ये तो हो गया मैंने अपने ब्रोकर रिलेटेड रिस्क कैसे कंट्रोल किए। उसके बाद पिछले कुछ सालों में हमने एक बार ऐसा भी देखा था कि एनएसई भी एक दिन डाउन हो गया था। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हो सकता है कि मार्केट जब दोबारा खुले एनएसई के डाउन होने के बाद तो बहुत ऊपर नीचे खुले और हमारे स्टॉप लॉसेस एक्चुअली क्रॉस हो चुके हों। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में कि हम हेज लेके चलें। पोजिशनल ट्रेडिंग में तो हेज लें ही, साथ के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ऐसे रिस्क से बचने के लिए हम हेज ज़रूर लें। एक इशू क्या आता है कि जैसे हम सिस्टमैटिक ट्रेडर्स हैं तो हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई स्ट्रैटेजी हमने ऑटोमेट कर दी, अब तो नेटफ्लिक्स देखेंगे, अब तो कुछ भी करेंगे, बाकी हमें कुछ करना नहीं है मार्केट टाइम में। बट हमारा हर समय ये एटीट्यूड होना चाहिए मार्केट टाइम में कि हम अपनी ऑटोमेशन को, अपनी स्ट्रेटजीज को मॉनिटर करते रहें, जिससे कि अगर हमारे ऑटोमेशन में कोई इशू आता है, कुछ एरर्स आती है, तो हम इसे मैनुअली हैंडल कर सकें या अपनी पोजीशंस को काट सकें। तो वो एक बहुत ज़रूरी पैरामीटर है। एक और चीज़ जो मैं अपनी ट्रेडिंग में करता हूँ, वो मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी पोजीशंस को डाइवर्सिफाई करता हूँ। कई बार ऐसा होता है या कई बार ऐसा हुआ है पहले मार्केट्स में कि कुछ एक ऑप्शन स्ट्राइक्स में हमें फ्री ट्रेड्स देखने को मिले हैं। तो अगर अगर मैं अनलकी हूँ, अगर मेरा जिस स्ट्राइक में पोजीशन है उसमें ही अगर फ्री ट्रेड होता है, तो मैं अपना बिग चंक ऑफ कैपिटल लूज करना हो सकता है। बट अगर मैं अपनी पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रखूँगा, डिफरेंट स्ट्राइक्स में रखूँगा या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में रखूँगा, तो बिग चंक ऑफ कैपिटल जाने के, बड़ा पार्ट ऑफ मेरा कैपिटल लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ कि अपने बैंक अकाउंट में कुछ स्पेयर कैश रखना चाहता हूँ, जिससे कि अगर कोई मार्जिन इश्यूज आते हैं, अगर कोई ऐसे इश्यूज आते हैं जो कि मेरे करंट कैपिटल में टैकल नहीं हो सकते, तो मैं उस स्पेयर कैश के थ्रू उन्हें टैकल कर सकूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कि वो मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन ही क्यों ना हो। उससे क्या होता है कि हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए और हम हमेशा अपने ट्रेडिंग सिस्टम से कनेक्टेड रहने चाहिए, जिससे कि कोई भी इशू आए तो हम उसे वहीं की वहीं टैकल कर सकें। तो ये चीज़ें मैंने इस कोड के थ्रू सीखी और इम्प्लीमेंट करी कि रिस्क, वो रिस्क जो कि हमें मतलब इन प्लेन साइट नहीं दिख रहे हैं, और वो कैसे हमें आके परेशान कर सकते हैं, और उन्हें हमने टैकल करने की इन स्टेप्स से कोशिश करी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। राइट। आई थिंक बहुत अच्छे पॉइंट शेयर करे हैं आपने, क्योंकि पैसा तो बन ही जाता है प्रोवाइडेड आपने अपना रिस्क मैनेज कर लिया हो। गेम में रहना ज़रूरी है, कैपिटल प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, अल्टीमेटली प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। तो आई थिंक वेरी गुड पॉइंट्स दैट यू हैव शेयर्ड, एंड एवरीवन शुड टेक सम इंस्पिरेशन, सम लर्निंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स, और अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन्हें किसी ना किसी तरीके से। हाँ, मुझे लगता है कि हमारे यूज़र्स के लिए ये पॉइंट्स बहुत अच्छे रहेंगे, और मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स फॉलो करते हैं जो इसमें नहीं कवर हुए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। मैं भी जानना चाहूँगा कि मैं अपनी ट्रेडिंग में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ कि मेरा रिस्क और भी कम हो सके। एक चीज़ जो हमें हमेशा तंग करती आई है ट्रेडिंग में, वो है लूजिंग। तो इस स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम अपना माइंडसेट लूजिंग के लिए एक पॉजिटिव साइड में ले जा सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि लूजिंग हमें तंग तो ना करे कम से कम। अब जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, तो हमें क्या है, लूजिंग को एक बिजनेस एक्सपेंस मान के चलना चाहिए। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और जब हम कोई लॉस करते हैं तो उसे एक बिजनेस एक्सपेंस मान के चलना चाहिए। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, एक सिंपली एक फ्रूट वेंडर का एग्जांपल दूं। मान लीजिए उसने 50 रुपीज़ पर केजी सेब खरीदे और उसे 60 या 70 रुपीज़ में बेचा, तो वहाँ वो प्रॉफिट कर रहा है। बट कुछ दिन बाद हो सकता है कुछ सेब सड़ गए जो उसे 30 में भी बेचने पड़े।
तो उसमें उसका लॉस हुआ, बट ओवरऑल तो उसने पैसा बना ही लिया। तो ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करी कि हम अगर अपने लॉसेस को एक बिजनेस एक्सपेंस समझेंगे तो हम बहुत बेहतर कर पाएंगे अपनी ट्रेडिंग में। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें एज ए ट्रेडर हमने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है, मान लीजिए उसकी 60% विन रेट है, हमें नहीं पता कि 10 में से कौन से 6 ट्रेड विनर होंगे। अगर हमें पता होता तो हम उस सिस्टम को और बेटर कर ही ना लेते। तो ये आप मान के चलें कि हम ट्रेड्स के आउटकम नहीं जान सकते। ये 6 ट्रेड जो विनिंग है वो पहले आएंगे, बीच में आएंगे, बाद में आएंगे 10 में से, ये हम नहीं जान सकते। तो इसे आप समझिए एक कॉस्ट दे रहे हैं आप, मार्केट को टेस्ट करने की एक कॉस्ट आपने दी है कि ये ट्रेड लगा के मैं ये देखूंगा कि प्रॉफिटेबल हो रहा हूं कि नहीं हो रहा। तो इस माइंडसेट के साथ आप लूजिंग को देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज क्या है कि हमें लॉस और प्रॉफिट दोनों में ही अपनी इक्वानिमिटी या जिसे कहेंगे बैलेंस बना रहना चाहिए या समता बनी रहनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि अगर हम बहुत खुश हो जाएंगे विनिंग पे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि लॉस पे हम बहुत दुखी भी हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहें, चाहे वो लूजिंग हो चाहे विनिंग हो, और अपना सिस्टम फॉलो करते रहें। तो उसके लिए क्या करना इन होगा शॉर्ट, हमें? लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम। हाँ अर्जुन, बिल्कुल सही। लूजिंग पार्ट ऑफ द गेम है, और हम मतलब हम एक बिजनेस कॉस्ट दे रहे हैं वो लॉस में। हम ये अगर समझेंगे तो हम इजीली उसे एम्ब्रेस कर पाएंगे या इजीली हम उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो एज अ ट्रेडर हमें क्या करना है कि प्रोसेस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रोसेस पे फोकस हर कोई करता है, कोई भी काम हम करते हैं तो प्रोसेस पे फोकस करते हैं। बट ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे प्रोसेस थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है, अगर आप मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आप कोई कोड लिखते हैं तो वो सही ही होना चाहिए तभी वो चलेगा, है ना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तभी अच्छा है। मगर आप एक ट्रेडर हैं और आप अगर विन और लॉस से अटैच हो गए तो फिर ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि हमें विन और लॉस से डिटैच होना पड़ेगा। ये बाकी प्रोफेशन में नहीं है। जैसे हम बचपन में स्कूल भी जाते थे तो हमारा माइंडसेट, जो जनरल ह्यूमन माइंडसेट या ह्यूमन साइकोलॉजी बनी हुई है, वो सही की बनी हुई है कि भाई सही करेंगे तभी ठीक है, गलत हुआ या लॉस हुआ तो वो गलत है। मतलब लॉस को गलत से इक्वेट करना, वो गलती हम करते हैं तो हम ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाते। बाकी सारे प्रोफेशंस में ये ट्रू हो सकता है मगर ये ट्रेडिंग में ट्रू नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक सर्जन का, सर्जन अगर सर्जरी करते समय इमोशनली अटैच हो जाएगा तो शायद वो उसे प्रॉपरली परफॉर्म ना कर पाए। ऐसे ही हमें ट्रेडिंग करते समय उसके आउटकम से बिल्कुल डिटैच रहना है। अगर हम डिटैच रह पाएंगे प्रॉफिट या लॉस और अपने सिस्टम को कंटिन्यूसली फॉलो कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो ही पाएंगे इस तरीके से। आई थिंक प्रोसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ट्रेडिंग में, क्योंकि बिना एक फ्रेमवर्क के, बिना एक अप्रोच के, बिना एक प्रोसेस के डे इन डे आउट सेम चीज़ को रिपीट करना एक बहुत ही टफ टास्क है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपके पास आज़ादी है कुछ भी करने की। आप खुले मैदान में जा रहे हो हर रोज़ सुबह 9:15 बजे, किसी भी स्टॉक को बाय करो, सेल करो, जहाँ मर्जी बाय करो, सेल करो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लिए एक वेल डिफाइंड प्रोसेस हो कि मुझे करना क्या है, हाँ, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब करना है। आई बिल्कुल थिंक सही एक कहा। अच्छा पॉइंट रेज एक किया आपने। एक वर्ड आपने यूज किया, आज़ादी। जनरली तो ये एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है अर्जुन, बट ट्रेडिंग में अगर आप देखें तो अगर आज़ादी लेके हमने कुछ भी करना शुरू कर दिया तो हम मतलब डिसिप्लिन के बाहर होके बहुत पैसा लूज कर सकते हैं। तो इन द जनरल सेंस जिसे हम कहेंगे बहुत अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव कॉनोटेशन है। मगर अगर हमने इसे नेगेटिवली ले लिया कि हम कुछ भी करें, कुछ भी बाय सेल करें, तो ये हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है ट्रेडिंग करियर में।
मतलब इन शॉर्ट आप कहना चाह रहे हो ट्रेडिंग में आज़ादी ही बर्बादी का कारण है। कह सकते हैं, अगर आप उस आज़ादी को अगर आप मिसयूज कर रहे हैं तो हाँ, वो ज़रूर बर्बादी का कारण हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट अंकल फाइनेंशियल पॉइंट। टर्म जो मैंने अभी एक हाँ, मैंने अभी एक सेमिनार अटेंड किया था, वहाँ पे एक ये इंटरेस्टिंग टर्म मेरे को जानने को मिला, जो कि अंकल पॉइंट। अंकल पॉइंट का क्या मतलब है कि बेसिकली अंकल पॉइंट का मतलब है कि मैंने क्विट कर दिया या मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी बिकॉज इतने लॉस पे लॉस मेरे होते गए कि अब मेरी रिस्क एपिटाइट या लूजिंग की एपिटाइट खत्म हो गई। अब मेरे को ये लग रहा है कि भाई जो पैसा टेबल पे बचा है, मैंने 100 लगाया था, अगर 60 भी बचा है या 70 भी बचा है, वो लेके अब मैं जयराम जी की करके निकल लूँ या फिर क्विट करके निकल लूँ। तो वो अंकल पॉइंट उसे हम कहते हैं। तो अंकल पॉइंट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें क्या लगता है एज अ ट्रेडर, जब हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ड्रॉडाउन्स ले सकते हैं, हम बहुत लॉसेस ले सकते हैं, मगर हमें रिटर्न्स चाहिए। बट जब जब हमें लॉसेस आने शुरू होते हैं तब हम उस सिस्टम के स्टैटिस्टिक्स को, उस सिस्टम के रिटर्न्स को, सबको भूल जाते हैं और हमें वो लॉसेस दिखने लगते हैं। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हम बार बार लॉस कर रहे हैं और बार बार लॉस करने से हमारा जो कैपिटल है वो इरोड होता जा रहा है। तो हमें क्या इंश्योर करना है? और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर हम कोई स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हैं, हम सोचते हैं कि 10% ड्रॉडाउन मेरे लिए फ़ाइन है, मतलब मेरे टॉप से जितना मैंने प्रॉफिट बनाया वहाँ से मैं 10% नीचे आ जाऊँगा, मेरे लिए ठीक है। बट असल में क्या होता है, जब आप ट्रेड करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जो आपको रिटर्न में 10% सही लग रहा था, वो आपको 5% पे ही सिस्टम वो ट्रेड करना मुश्किल होने लगता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि लो ड्रॉडाउन के सिस्टम अगर हम बनाएं और ऐसे सिस्टम्स इनिशियली बनाएं जिनमें ड्रॉडाउन कम हो, तो फिर हम बेटर ट्रेड कर पाएंगे स्ट्रैटेजी को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें। उससे क्या होगा कि हमारे ड्रॉडाउन के चांसेस कम हो जाएंगे और फिर हम उन स्ट्रैटेजीज़ को लॉन्ग टर्म तक ले जा पाएंगे। अगर हम रिटर्न्स थोड़े कम भी होंगे, उन स्ट्रैटेजीज़ के ड्रॉडाउन्स कम होंगे, तो हम उसे लंबे टाइम तक ट्रेड कर पाएंगे। और जिसे हम कहते हैं फाइनेंस में एक टर्म ये है अंकल पॉइंट, तो हमारा अंकल पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम बने रहेंगे तो हम तभी तो पैसा बना पाएंगे, और अगर हम बने ही नहीं रह पाए लॉसेस की वजह से मार्केट में, तो फिर कैसे ही पैसा बनाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसी स्ट्रेटजीज पे काम करना बहुत ज़रूरी है जहाँ ड्रॉडाउन्स कम हो। एक और एनालॉजी जो मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में इनिशियली देखी जब मैं सिस्टमैटिक ट्रेडर बना, वो है डेथ स्पाइरल की, जो मैंने एंड्स से ली है। वो हमें ट्रेडर्स में भी देखने को मिलती है। अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें क्या है कि जैसे हमने देखा होगा कि चींटियां जो है एक दूसरे को फॉलो करती हैं, चींटियां एक के पीछे एक चलती। तो अगर मान लीजिए एक चींटी राउंड सर्कुलर मोशन में चलने लगे, तो बाकी भी क्या होगा कि सर्कुलर मोशन में ही चलने लगेंगे, और उसके बाद उनके पास चलने की जगह बचेगी नहीं, तो सभी सर्कुलर मोशन में ही चलती रहेंगी। और उससे क्या होगा कि जो उनका टारगेट है, गोल है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएंगी, और इसकी वजह से, थकावट की वजह से भी उनकी मौत तक हो सकती है। तो ये है डेथ स्पाइरल, जो कि मैंने देखा कि लोगों के ट्रेडिंग करियर में भी मेरे को देखने को मिला। क्या होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है कि हम रोज मार्केट को देख रहे हैं, हम रोज मार्केट को देखते देखते हम सोचने लगे हैं कि हमें सब कुछ पता है। हम कहीं ना कहीं इस उसमें आने लगते हैं कि हमें सब पता है कि रोज मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, नीचे जाता है फिर रिवर्स हो जाता है। मान लीजिए आप ट्रेंड ट्रेडर हैं, तो आप सोच रहे हैं कि अब ट्रेंड मिल नहीं रहा, रोज रिवर्स हो जाता है। तो हमारा माइंड क्या कहता है कि सिस्टम तो चलो हमने बनाया है, या सेट ऑफ रूल्स तो हमने बनाए हैं, मगर ऐसा करते हैं कि इन्हें अभी ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि अभी इन्हें अगर ब्रेक कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट तो रोज यहाँ से एनीवेज घूम ही जाता है। तो उसमें हम ट्रैप में फंस जाते हैं। अब अगर अपने रूल्स के हिसाब से जो मैंने किया, मान लीजिए मैंने सिस्टम ब्रेक करके प्रॉफिट्स बुक कर लिए बीच में, तो क्या होता है कि इस केस में रूल ब्रेक करने से या तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। फ़ायदा मतलब मान लीजिए आपका 10,000 का प्रॉफिट होता है रूल में बने रहने से, और
आपका एक्चुअली में 5,000 की प्रॉफिट पे आपने बुक कर लिया, तो आपके माइंड में एक गिल्ट बन जाएगी कि यार अगर मैं अपने सिस्टम को फॉलो करता तो मेरा 5,000 और बन सकते थे। और उस गिल्ट को आप रिमूव करने के लिए कहीं ना कहीं अगले दिन फिर अपने सिस्टम से प्ले अराउंड करोगे, सोचोगे कि मैं ऐसे पैसा बना लूँ, वैसे पैसा बना लूँ, और आपकी साइकोलॉजी टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी धीरे धीरे करके। अब दूसरा केस ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपने 10,000 रुपये बनाए और आपके सिस्टम ने 5,000 रुपये बनाए उस दिन, मान लीजिए, मतलब आपने सिस्टम ब्रेक करके आपको फायदा हो गया, तो या आपने रूल्स ब्रेक करके आपको फायदा हो गया, तो उस दिन आप बहुत खुश हो जाएंगे कि भैया रूल्स ब्रेक करके फायदा हो गया। और ये लॉस से भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि अब आप समझने लगे कि मुझे पता है कि मार्केट कहाँ से टर्न होता है, या मुझे पता है कि ये मैं ही कैसे काम भगवान हूँ। करता है, मैं ही भगवान हूँ। तो आप उसे बार बार करेंगे और आप उस, जिसे कहते हैं हिंदी में, भंवर में फंसते जाएंगे। तो आपका सिस्टम टोटली स्पॉइल हो जाएगा, आपके जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो टोटली स्पॉइल हो जाएंगे। अब इस टाइम पे आप ना तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं और ना ही आपका डिस्क्रिशन हर समय चलेगा, तो आप, जैसे होता है पर्सन दो नावों में सवार है, उस तरह से हो जाएंगे। और जब उस तरह से आप हो जाएंगे तो आपका माइंडसेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मुझे क्या ट्रेड लेना है, कहाँ मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या करना है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी रूल्स आपके सिस्टम के हैं उन्हें बिल्कुल पक्के से फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि सिस्टम में कुछ बेटरमेंट मैं कर सकता हूँ, तो अगले दिन उस पर विचार करिए, अगले दिन उसको बैक टेस्ट करिए, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। मगर अगर आप मार्केट में अपने नए रूल्स या फिर अपने आप से कुछ ना कुछ सोच के ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे, तो आपकी साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल हो जाएगी। और चाहे पैसा कम कमाए इनिशियली, मगर बहुत ज़रूरी है कि विद डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करते रहें, क्योंकि ये एक बार अगर शुरू हुआ, आपकी आदत में ये आना शुरू हुआ कि मैं रूल तोड़ूं, तो ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे ये डेथ स्पाइरल मैंने दिखाया, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, करेक्ट, और करेक्ट। आप फिर इसमें सक इन हो जाओगे और आप फिर कहोगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा। तो ये मैंने अपनी जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि मैं इसमें शुरू में पड़ जाता था, और मैंने फिर मतलब बिल्कुल टोटली सोचा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना रूल फॉलो करूँगा। तो ही मुझे लगा कि मैं सक्सेसफुल हो सका या कुछ पैसे करेक्ट, मार्केट में बना करेक्ट। सका। और मुझे लगता है कि मेरे को आपके संग भी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सिस्टम फॉलो करना, एक डिसिप्लिन बनाना बहुत मुश्किल काम है और उसको तोड़ना बहुत आसान काम है। एक ही दिन लगता है उस आदत को तोड़ने में और इनडिसिप्लिन की आदत को अपनाने में। तो हाँ, वेल सेड। एक बार रूल्स फ्रेम कर लिए तो उनको बस पत्थर की लकीर मान के फॉलो करते रहो, और अगर लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो डेफिनेटली रूल्स को ही चेंज कर दो, ऑब्वियसली विद एनालिसिस, विद बैक टेस्टिंग, एंड उसको रूल्स में इंप्लीमेंट कर दो, ताकि यू डोंट नीड टू यूज योर माइंड ड्यूरिंग द मार्केट, एंड यू आर एबल टू फॉलो योर सिस्टम। बहुत सही कहा आपने अर्जुन, और यही मैं अपने यूजर्स के साथ डिस्कस करना चाह रहा था आज की प्रेजेंटेशन के लिए। कपिल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कुछ बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स शेयर किए जो ऑफन लोग ओवरलुक कर देते हैं एंड समझते हैं कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अल्टीमेटली जो सक्सेस है एज अ ट्रेडर और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है इन सारी चीज़ों के ऊपर, कैसे आप अपने माइंड पे नियंत्रण रख पाते हैं या नहीं, और इन इन चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं नहीं, जैसे कि आपने कहा, स्पेशली फॉलोइंग योर सिस्टम एंड ऑल। सो आई थिंक बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट्स आपने शेयर किए, और व्यूअर्स डेफिनेटली इनको चेरिश करेंगे। थैंक यू अर्जुन। मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ यूजर्स को इन पॉइंट्स के थ्रू फायदा होगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड गाइस, जैसा कपिल ने कहा कि अगर कोई पॉइंट है जिसका आप लोग ध्यान रखते हो और जो आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग में, तो डेफिनेटली अपने कमेंट्स में हम लोगों को ज़रूर बताएं। वी वुड बी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू ऑल्सो। श्योर, मतलब हम सभी से लर्न करना चाहेंगे और चाहेंगे कि कुछ जो इनसाइट्स वो शेयर कर सकते हैं, उनसे कुछ हम भी सीख सकें, तो बहुत ही अच्छा होगा। यस, यस। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम, कपिल। वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच अर्जुन।
होपफुली आपको हमारा ये एपिसोड ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर अच्छा लगा होगा। कपिल ने कुछ वैल्यूएबल चीजें आपसे शेयर करी हैं। होपफुली आप इनको अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करके उसे बेहतर बना पाएंगे। एज ऑलवेज, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है या कोई आपके फीडबैक पॉइंट्स हैं तो हमें जरूर बताएं कमेंट्स में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखें, ये मार्केट सबका है बॉस। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.